हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी लखनऊ से। दोस्तों, बहराइच में जो कुछ हुआ है उस पर तो बस एक ही ख्याल आ रहा है कि बहुत वर्षों से जो मीडिया पर बैठ कर के हिंदू मुस्लिम किया जाता रहा है, जो नफ़रत की फसल पकाई जाती रही है, जो नेता जहरीले भाषण देते रहे हैं, जो खबर नवीस उसको फैलाते रहे हैं, वो फसल अब पक गई है। और जब नफरत की फसल पक गई है तो फिर कैसे बचेगा संविधान? ये बहुत बड़ी चुनौती है। क्यों संविधान को खतरा हो रहा है इस नफरत से? क्योंकि संविधान सब में भाईचारे की बात करता है। संविधान की प्रस्तावना में ही लिखा हुआ है, ये देखिए, कि हम भारत के लोग इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय दिलाएंगे। न्याय, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाएंगे। बंधुता, भाईचारा बढ़ाएंगे। ये संविधान निर्माण करने वाले हमारे पूर्वजों ने संविधान सभा में इस संविधान की प्रस्तावना के रूप में लिखा था और हम सब इस संविधान को मानते हैं। यही कारण है कि संविधान से देश चलता है। संविधान के अंतर्गत हम वोट देते हैं। संविधान के अंतर्गत हमारे द्वारा दिए गए वोट से सरकार चुनी जाती है और सरकार में जो बैठता है वो संविधान से ही शपथ ग्रहण करता है। और संविधान से जो शपथ ग्रहण करता है उसमें भी संविधान के पालन की शपथ लेता है। लेकिन क्या बहराइच में जो कुछ हुआ है वो संविधान की शपथ निभाने वालों के धोखे का परिणाम नहीं है? क्या उसमें संविधान की शपथ खाने वाले अपना शपथ निभाते दिखे? और अगर शपथ निभा रहे थे तो ये हो कैसे रहा था? एक सिलसिला बन गया है दोस्तों, खासकर 2002 से जब से गोधरा कांड हुआ है, कि पहले एक वर्ग की भावना भड़काने का कोई सामान तैयार करो और फिर उसकी भावना भड़का दो और फिर जो कुछ मार काट हो वहां से सिस्टम को, प्रशासन को चुप करा लो और बाद में कहो कि ये तो क्रिया की प्रतिक्रिया थी। ये पूरा का पूरा सुनियोजित षड्यंत्र है जिससे कमजोर अगर कुछ पड़ेगा तो संविधान। क्योंकि मनुष्य तो जो पैदा हुआ है वो मरेगा और जरूरी नहीं है कि किसी की उम्र कितनी हो और हर किसी की उम्र एक समान नहीं है। लेकिन जब एक बार ये संविधान मिटने लगा, खतरे में पड़ गया, तो फिर बहुतों की जिंदगी नारकीय हो जाएगी। यह संविधान भारत के इन लोगों को भी कुछ कर्तव्य देता है। अनुच्छेद 51 क में जो कर्तव्य दिया गया है उसमें क्या क्या लिखा हुआ है? क्या ये लोग कर्तव्य निभा रहे थे संविधान के अधीन जो इनको कर्तव्य दिया गया है? अगर ये नहीं निभा रहे थे तो ये किसकी जिम्मेदारी थी कि वे अपना कर्तव्य निभाएं? भारत के संविधान में अनुच्छेद 51 क है जहां भारत के नागरिकों का कर्तव्य लिखा गया है, जिसको मूल कर्तव्य कहा जाता है। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह, यहां लिखा हुआ है, भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व, अंग क्लास देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के लिए सम्मान के विरुद्ध हो। अब आप जरा बताइए कि ये जो भारत के नागरिक हैं संविधान को नहीं कुचल रहे थे तो किसको कुचल रहे थे? तो मीडिया में बैठकर जो जहर फैलाते हैं उनका भी कर्तव्य है कि वो सभी धर्मों के भेदभाव वाली प्रथाओं और बातों को त्यागें। वे भी नहीं त्यागे। नेताओं का भी संवैधानिक कर्तव्य है, मूल कर्तव्य है कि वो नफरत की बातें न करें। वे नफरत की बात करते रहे। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री पद पर बैठे नेता भी नफरत की बात करते रहे। और इसका परिणाम क्या हुआ? और ये नफरत भी कहां कितनी भेजनी है तौल मोल के।
अभी भाजपा के ही एक विधायक पर एक वकील ने हमला किया, वहां शांत हो जाना है, लेकिन दूसरी जगह उस नफरत को हवा देनी है। ये बहुत सुनियोजित है। हाथरस में एक दलित बेटी के साथ बलात्कार हुआ, हत्या हुई, उसका शव उसके परिजनों को भी पुलिस ने नहीं दिया, आनन फानन में जला दिया, जो परिजनों का अधिकार होता है और जो मृतक का सम्मानपूर्ण अंत्येष्टि का अधिकार होता है। इन दोनों अधिकारों को कुचला गया पुलिस के द्वारा। आधार क्या लिया गया था कि अगर ये शव परिवारीजनों को दे दिए जाएंगे तो लोक व्यवस्था को चुनौती हो जाएगी। यहां क्या कर रही थी सरकार, योगी सरकार और ये पुलिस वाले वहां क्या कर रहे थे? ये किसकी सह पर हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां दलित बनाम एक जात विशेष था, यहां हिंदू बनाम एक समुदाय विशेष है। यहां से वोट मिलेगा, इस नाते यहां संविधान को तहस नहस करो, हो जाने दो। इस संविधान के अनादर से ही ऊर्जा मिलेगी, वोट मिलेगा, जिससे संविधान की शपथ लेकर के सत्ता में बैठेंगे, फिर संविधान को रौं देंगे। हिंदू मान्यताओं में हर वह चीज जहां से कोई जन्म लेता है उसके लिए वो मां हो जाती है। यही कारण है यहां धरती माता, गंगा माता, गाय माता, भारत माता का कॉन्सेप्ट है। तो इस सत्ता में बैठे लोगों को इसका जन्म कहां से हुआ? तो सत्ता का जन्म कहां से होता है? संविधान से। तो संविधान माता है उन लोगों के लिए। लेकिन ये संविधान माता के कौन से नालायक पुत्र हैं? ये कौन सी उनकी संततियां हैं जो संविधान माता के गर्भ से तो पैदा हो रही हैं, लेकिन संविधान माता को पैरों के तले कुचल रही हैं, रौंद रही हैं। वो कैसे कर रही हैं मैं आपको बताता हूं। इस संविधान में लिखा हुआ अनुच्छेद 21 जो सभी को सम्मानपूर्ण, गरिमापूर्ण, सुरक्षित वातावरण में जीवन जीने का अधिकार देता है और कहता है कि केवल विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से ही किसी को उसके जीवन से और जीवन की आजादी से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जाएगा। यानी कि यदि किसी को दंडित भी किया जाएगा, फांसी पर चढ़ाया जाएगा, जेल में रखा जाएगा, तो वो भी कानूनी प्रक्रिया से ही रखा जाएगा। लेकिन यहां क्या हो रहा है? भीड़ जो है घरों में आग लगा रही है, तो जिनके घरों में आग लगा रही है उनके घर में आग लगने पर रोकना किसका काम है? यह संविधान जो अनुच्छेद 21 में लोगों को अधिकार दिया, उसको अमल में लाना और बनाए रखने की जिम्मेदारी संविधान किस पर दिया? उन पर दिया जो संविधान के अधीन निर्मित सत्ता पर बैठते समय संविधान के रखवाली की कसम खाते हैं। तो संविधान की रखवाली का मतलब यह नहीं कि किताब की रखवाली, इसमें लिखी गई बातों का समाज में अनुपालन सुनिश्चित कराना, उसकी रखवाली। क्या उसकी रखवाली यहां हो रही है? हाथरस में तो आपने शव नहीं दिया, यहां शव का तमाशा कैसे बनाने दिया? ये 5000 लोगों की भीड़ हाथ में लाठी डंडे और न जाने कहां कौन हथियार खोस करके कैसे चल रही थी। ये जो जुलूस निकला था जिसमें डीजे बज रहा था, उस डीजे का कितना साउंड था? क्योंकि विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से ही किसी को आवाज सुनाई जाएगी। पर्यावरण का अधिकार है लोगों को, सुरक्षित पर्यावरण का, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। इसीलिए मैं कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को अपमानित मत करो। एक कॉलेजियम के नाम पर जो सुप्रीम कोर्ट को अपमानित करने और उसको नीचा दिखाने की कोशिश की गई है, वो इसलिए की गई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से जनता को सरकारों के अत्याचारों से जो बचाव मिलता है, उधर से जनता का मन हट जाए। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम निर्णय दिए हैं इस पर। इसका यह मतलब नहीं कि मैं कॉलेजियम को जायज ठहरा रहा हूं, लेकिन कॉलेजियम के नाम पर पूरे सुप्रीम कोर्ट को खारिज कर देना भी ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के तमाम निर्णयों को पढ़िए। अब चलिए आते हैं कि यहां पर संविधान तो जो हुआ सो हुआ। ये मोदी जी ने एक कानून बनाया है, योगी सरकार ने उसका तमाशा कर दिया, कचूमर निकाल दिया। खैर मोदी जी भी अपने समय में यही सब करते रहे हैं। हाँ, गोधरा कांड जब हुआ था तो क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही थी, शासन एकदम मौन था। वो न जाने कौन सी क्रिया थी, जो क्रिया थी वो कैसे हुई थी, वो भी उन्हीं के राज में हो गई थी, न जाने कैसे हो गई थी। वैसे ही यहां पर है कि इतनी देर तक वहां डीजे बजाकर किसी के घर में कोई व्यक्ति घुस जाए, छत पर चढ़ जाए, उसका झंडा उतार दे और उसके घर की रेलिंग तोड़ दे और उसके बाद हत्या हो, तो क्रिया उसमें क्या थी और प्रतिक्रिया क्या थी?
तो क्या प्रतिक्रिया पर भी क्रिया करने को जायज ठहराया जाएगा? कहां तक ले जाएंगे इस देश को सिर्फ चुनावी जीत के लिए? देखिए दोस्तों, ये जो कुछ हो रहा था उसको बहुत पहले रोका जा सकता था। भारतीय दंड संहिता में भी वे सारी बातें लिखी थी जिसको कलेवर बदल करके, कवर बदल करके, दुनिया को बेवकूफ बना करके इस किताब में भी लिख दिया गया है, जिसका नाम है भारतीय न्याय संहिता 2023, जो 1 जुलाई 2024 से लागू है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि मैं कह सकूं कि हाँ 1860 का कानून बदलना बड़ा जरूरी था। जरूरी होगा, लेकिन इसमें जो है कोई बदलाव नहीं किया गया। तमाशा है ये। लेकिन अब जरा इस तमाशे के बावजूद भी जो लिखा गया, काश की योगी सरकार इसी का पालन करवा लेती। इसमें कुछ धाराएं हैं जिसको मैं पढ़ाता हूं आपको, उसको जरा देखा जाए। इसमें एक धारा है, धारा 196, जो आईपीसी की धारा 153 क की जगह लिखी गई है, जिसमें लिखा गया धर्म, मूल, वंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना, और इसको यहाँ दंडनीय बनाया गया है धारा 196 में भारतीय न्याय संहिता में, जिसके लिए 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों के दंड का विधान किया गया है। ये हो गया एक अपराध। अगर यह चलाया जाता तो मीडिया चैनलों पर, गोदी मीडिया पर बैठकर जो एंकर नफरती बातें करते हैं, जो प्रवक्ता नफरती बातें करते हैं, वो कर नहीं पाते। उनको बोलने की आज़ादी नहीं है। अनुच्छेद 19(1) क में लिखा हुआ है कि लोगों के बीच भड़काने वाली बातें करने की आज़ादी नहीं है, लोक व्यवस्था को खतरे में डालने वाली बात करने की आज़ादी नहीं है। लेकिन फिर भी खुल्लम खुल्ला छूट है। संविधान की शपथ लो, क्योंकि संविधान माता तो दर्जा दिया नहीं जाएगा। ये भारत माता कहने वाले संविधान माता भी क्यों नहीं कहते? क्योंकि उसको नहीं मानना है, और यही दिक्कत है इस देश की। इसलिए ही संविधान के होते हुए भी ये नंगा नाच हो रहा है। अगली एक धारा है जो भारतीय दंड संहिता में धारा 504 हुआ करती थी। अब उस धारा को यहां धारा 352 के रूप में लिखा गया है, जिसके अनुसार लोक शांति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से शासय अपमान, ये जो झंडा चढ़कर के जिस तरह से जमींदोज किया गया, वो भावना भड़काने के लिए किया गया शासय अपमान था, लोक प्रकोपना का कार्य था। किसी के भी घर में घुसने का अधिकार किसी को नहीं है। दरअसल नेताओं ने जनता को यह बता दिया है कि हम तो विधायक हैं, हम मंत्री हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं अब, क्योंकि ये सब हमारे हैं, हमने वोट देकर बना दिया। उसने क्या कसम खाई है वो नेता भी नहीं बताता। और ये कोई आज के ही नेता नहीं है, पहले भी कई सारे दूसरे पार्टियों के नेता भी अपने समर्थकों में यही बात भरते थे। ये जब जब हिंसक प्रवृत्ति के लोगों को नेता बनने के लिए जनता चुनती है, तो वो जनता को भी हिंसक बनाते हैं। और जब कभी हिंसक बातें होंगी तो ये हिंसा किसके खिलाफ होगी? भेजिए ना इन लोगों को, जाएं पीओके में, चले जाएं खुद से। जैसे यहां पुलिस वाले जगह छोड़ रहे हैं जाने के लिए, वैसे इनको पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जाने के लिए छोड़ दिया जाए, शायद इलाका जीत कर चले ही आएंगे। चीन कब्जा कर रहा, उधर छोड़ दिया जाए, झूठे ही वहां सेना खड़ी है। जैसे पुलिस वाले केवल नकली यहां टोपी लगा लगा खड़े हैं, वैसे ही सेना थोड़ी हट जाए, थोड़ा जाएं ये लोग, चीन से 2-2 हाथ करके आए। नहीं, ये जो नफरती राजनीतिज्ञ होते हैं, उनके समर्थक अपने देश के भीतर हिंसा करते हैं। वो बाहर से 1 इंच जमीन नहीं जीत सकते। और इन नेताओं में बहुरूपियापन होता है। ये जब दुनिया के बाहर जाते हैं, जब वो भारत के बाहर जाते हैं, दुनिया के दूसरे देशों में सार्वजनिक मंचों पर, दुनिया के मंचों पर जाते हैं, तब वो महात्मा गौतम बुद्ध की बात करते हैं, तब वो बुद्ध की बात करते हैं, महात्मा गांधी की बात करते हैं। लेकिन जैसे ही देश के भीतर आते हैं, फिर नफरत बोने में लग जाते हैं। ये नफरत चाहे धर्म के नाम पर हो, क्षेत्र के नाम पर हो, या जाति के नाम पर हो। ये कौन सी पुलिस है जो सोनम वांगचुक को तो गिरफ्तार कर लेती है, नजर बंद कर लेती है, लेकिन इन लोगों को नहीं रोक पा रही है? ये कौन सी पुलिस है? ये कौन से लोग सत्ता में बैठे हुए हैं? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि धारा 352 आईपीसी का यदि प्रयोग किया जाता तो ये नफरत पहले ही रुक जाती।
क्योंकि ऐसा करने वालों को फिर यहाँ सजा होती 2 वर्ष तक का कारावास। इसके अलावा धारा 353 में भी अपराध की बात की गई है कि जो कोई इस तरह की बात करेगा कि इससे कहीं कोई लोगों में नफरत पैदा हो, वह 3 वर्ष तक के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दंडित होगा। धारा 353 में भी लिखा हुआ है। और ये सारी धाराएं अंग्रेजों ने भी लिखी थी। फिर से इसको भारतीय न्याय संहिता में मोदी जी की सरकार ने दोहरा दिया। पारित तब किया जब 149 सांसद निलंबित थे, बिना चर्चा के पारित हुआ है कानून। लेकिन इसी नाते एक धारा इसमें हटा दी गई है जो पहले थी। आज मुझे लग रहा है कि क्या इसीलिए धारा हटाई गई थी? अब तक तो कभी नहीं लगा था, लेकिन आज लगा है। एक धारा जोड़ी गई थी 153 को 153 AA, जिसमें लिखा था किसी जुलूस में जानबूझकर हथियार ले जाने या किसी सामूहिक ड्रिल या सामूहिक प्रशिक्षण का आय सहित संचालन करने, आयोजन करने या उसमें भाग लेने को अपराध बनाया गया था। ये अपराध अब हटा दिया गया है। जुलूसों में हथियार लेकर जाना अपराध था, अब इसे हटा दिया गया है नई भारतीय न्याय संहिता में। तो क्या जुलूसों के शक्ल में अपराधियों को समाज में उतारने के लिए यह सुनियोजित बदलाव किया गया है? ये पहले से पता था कि यही करना है। 153 को और ये जोड़ा गया था मनमोहन सिंह के ज़माने में। ये कानून सन 2005 में जोड़ा गया था, जिसमें दंड था 6 मास तक का कारावास या 2000 तक का जुर्माना। कि जो कोई बिना किसी लाइसेंस के, आप जानते हैं कि जब जुलूस निकालते हैं तो पुलिस के सीनियर अधिकारी या मजिस्ट्रेट इसका लाइसेंस देते हैं, तो बिना किसी लाइसेंस के अगर कोई हथियारबंद कवायद कर लेगा या जुलूस में हथियार लेकर जाएगा तो केवल लेकर जाने भर को अपराध बनाया गया था। फिर आगे प्रयोग करेगा तो बड़ा अपराध अगर होगा तो वो अपराध भी लगेगा। इस धारा को हटा दिया गया है, ये भी ध्यान देने वाली बात है। खैर, हटा देने के बाद भी जितनी धाराएं और अपराध हैं, अगर उन्हीं को ये सरकार अपने ही बनाए कानून को सही से लागू की होती तो ये मीडिया चैनल पर जो जहर परोसा जा रहा है, जो नफरत भरी जा रही है, वो नहीं भरी जाती। जो नेता नफरत बोल रहे हैं वो खुद नहीं बोते, जिन्होंने वो कानून भी बनाया है। और तब जनता इतनी उन्मादी नहीं होती, क्योंकि हिंदू तो अब खतरे में हो रहा है। हिंदू अब खतरे में हो रहा है, अब तक खतरे में नहीं था। क्योंकि देखिए दोस्तों, हिंदुत्व की बात अगर करें और धर्म की बात करें तो रावण भी बहुत बड़ा धार्मिक था। वो तो भगवान शिव को अपने कब्जे में कर लिया था तपस्या से। ये रामायण की कहानी दिखाती है कि दुष्ट आत्माएं भी धर्म पर अपना कब्जा जमा लेती हैं और उससे वो शक्ति हासिल कर लेती हैं। तो सद आत्माएं उसका विनाश करने के लिए, उससे लड़ने के लिए फिर एकत्रित होती हैं। लड़ाई धर्म की होती है, लेकिन एक व्यक्ति धर्म की ऊर्जा को अधर्म के लिए प्रयोग में लाता है, जबकि शेष समुदाय उससे न्याय पाने के लिए, करुणा पाने के लिए, कल्याण पाने के लिए, आपस में सद्भावना पाने के लिए धर्म का अपने पक्ष में समर्थन चाहता है। इसीलिए चाहे जितने बड़े धर्म प्रतीक लगाकर रावण पूजा करता रहा हो, जितनी सारी मूर्तियां लगाया रहा हो, जितनी बार गर्दन काट कर चढ़ाया हो, धर्म के नाम पर उसको समर्थन नहीं मिलता, उसे अधर्मी विधर्मी माना जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जो रावण के समय में रावण ने किया वो ऐसा दोहराया न जाए। बहुत बार इतिहास में दोहराया गया है, वर्तमान में बहुत सारे जगहों पर दोहराया जा रहा है, और आने वाले भविष्य में भी ऐसे ऐसे लोग पैदा होते रहेंगे। इनको समझने और जानने की जरूरत है और इनसे मानवता को बचाने की जरूरत है। इनको क्या है, ये तो बेरोजगारों की फौज खड़ी कर रहे हैं और उनके दिमाग में नफरत बो रहे हैं, वो खाली हैं दिन भर और इनके पास पार्टी फंड में बहुत पैसा पहुंच गया है। पीएम केयर फंड के पैसे का आज तक हिसाब हुआ नहीं। न जाने कौन किसको कहाँ किसकी सुपारी दे दे, न जाने किसके जरिए किससे को मरवा दिया जाए, और कौन जिम्मेदार होगा? कोई नहीं, कहीं कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो कुल मिलाकर बहराइच में जो हुआ है वो कहीं भी वहां संविधान नहीं दिखा है। मैं फिर से पूछना चाहूंगा
मायावती जी से खासकर, क्योंकि वे ये मानती ही नहीं है कि संविधान खतरे में है। तो बता दें कि क्या उनकी सत्ता होती तो बहराइच होने देती? वो कदापि नहीं होती। मैं मायावती जी से सवाल पूछता हूं, लेकिन उन पर मेरा विश्वास है कि अगर वो सत्ता में होती तो बहराइच में ऐसा नहीं होने देती। तो चूंकि उनके न होने पर हुआ है, तो कम से कम इतना तो कह दीजिए कि बहराइच में जो हुआ है वो संविधान का अपमान हुआ है। संविधान वहां जला है, घर नहीं जले हैं। वहां जो गोली चलाई गई है, कोई मारा गया है, कोई किसी के घर पे चढ़ गया है, ये सारी घटनाएं संविधान को कुचलना दर्शाने वाली हैं। ये घर जो जल रहे थे वो घर नहीं जल रहे थे, वो संविधान जल रहा था। तो दोस्तों ये जानना बहुत जरूरी है, और इस नाते ये वीडियो अगर पसंद आए तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कमेंट के माध्यम से, और चैनल सब्सक्राइब न क्यों सब्सक्राइब करिएगा। माहौल तो जो बन रहा है, न जाने कब कौन कहां असुरक्षित हो जाए, कुछ पता ही नहीं है। पहले कभी कोई धार्मिक उत्सव मनाए जाते थे तो इलाके में शांति हो जाती थी, लूटपाट अपराध बंद हो जाता था। ये कौन सा समय आ गया कि कोई अपना धर्म ऐसे मनाने लगा कि उससे लोगों में भय व्याप्त होने लगा? ये कौन लोग हैं? ये किस तरह के इनका धार्मिक प्रयोजन है? ये किस तरह के धार्मिक लोग हैं? इन पर सोचिएगा, जरूर अपने विचार दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। जय संविधान।